हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में हैं, अगर आज की इस वीडियो पे आपने क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 अंक बोनस मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? आप कहोगे कि सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है, तो हमें बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी चाहिए, कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा आज की इस वीडियो में। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी कॉपी लेकर आया हूं जो कि एक स्टेट लेवल के टॉपर की कॉपी है, ठीक है। और इन्होंने अपने कॉपी को कैसे लिखा है, लिखने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो क्या होता है, हैंड राइटिंग पर कब और कितना नंबर कटता है, और हैंड राइटिंग खराब है तो क्या ट्रिक लगाना है बोर्ड में कि एग्जामिनर जो है ना एक भी आपका नंबर ना काट पाए। और ये जो तरीका जो टॉपर तरीका बताया है, जो टॉपर जिस जैसे लिखा है, अगर आप लिख के आओगे ना तो इस तरह से लिखी हुई कॉपी जिस भी एग्जामिनर जिस भी शिक्षक के पास जाएगी, अगर उसका दिल लोहे का भी होगा पत्थर का भी होगा ना तो पिघल जाएगा और आपको पूरा का पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में ना बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखने का सबसे सही तरीका आप जान जाओगे, क्योंकि ये टॉपर की कॉपी है। आपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में क्या लिखा है ये मैटर कम करता है, आपने कैसे लिखा है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा 100 में 100 नंबर का हिंदी था, लेकिन मैं 100 में 100 नंबर करके आया तो उसमें केवल 70 नंबर 75 अंक ही मिलते हैं। अगर 70 का पूर्णांक है तो उसमें 60 नंबर, ठीक है, 55 नंबर 50 नंबर ऐसे मिल जाते हैं। यानी ये 10 से 15 नंबर उनके कहाँ पे काट लिए जाते, क्यों कट जाते हैं। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे। अगर आज की इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आपकी कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कर सकते। सबसे पहले आज की इस वीडियो में ये देखो, हमारे पास टॉपर की बहुत सारी तमाम कॉपी है। यहाँ पे एक कॉपी है, एक यहाँ पर कॉपी है, एक यहाँ पर, और ये कहाँ पे और भी सारी कॉपी है, ठीक है। तो इन कॉपी में देखो लिखा कैसे गया, इसके 97 नंबर, इसके 99, इसके 98, इसके 100 आए हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉपी लिया है, ठीक है। और ये बच्चा कम कॉपी लेकर और अच्छा मार्क्स लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसका जैसे हम फ्रंट पेज पलटते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा बच्चा, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या, इसी क्वेश्चन पेपर के देखिए कॉपी लिखने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉपी की शुरुआत करना, और टॉपर बच्चे यही करते हैं। उनकी हैंड राइटिंग खराब रहती है, अक्सर जो टॉपर होते हैं उनकी हैंड राइटिंग खराब होती है, बट वो किस ट्रिक से लिखते हैं कि उनको पूरा का पूरा नंबर मिलता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है खंड ब, और खंड ब यहाँ पर हेड पर ब्लैक पेन से इस तरह से लिखा गया। और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न है, तो यहाँ पर बच्चे ने वर्णनात्मक प्रश्न लिखा है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर आपका दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, ठीक है, जो भी क्वेश्चन इसमें दिया है, जो भी खंड आप कर रहे हो वहां पर उस चीज को लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंप्रेसिव तरीका है। और ये यही चीज है जहां से आपको टीचर को इंप्रेस करना है। अगर आप फर्स्ट 2 से 3 पेज में अगर टीचर को इंप्रेस कर दोगे ना, पूरी कॉपी में आपको एवरेज नंबर मिलेगा और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो यही तरीका आजमाना है आपको, और यही तरीके से आपको अपने कॉपी को लिखना है। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है नेक्स्ट कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये कितने नंबर का है, 6 नंबर का है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 ठो गद्यांश देता है। अब एग्जामिनर को, शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि आपने किस गद्यांश को अटेम्प्ट किया है, तो इसके लिए देखो लिखा क्या गया है। देखो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 21 डाली गई है ब्लैक पेन से, और इसके नीचे डबल पाई, एक लाइन का गैप देते हुए यहाँ पे गद्य लिखा गया है। गद्य के बाद हे भगवान डैश डैश बना रही है। अब इससे हमको ये पता चल गया कि दोनों गद्यांश में से यहाँ पर क्या लिखा है, हे भगवान डैश डैश बना रही है। इससे एग्जामिनर को, जो शिक्षक कॉपी चेक करेगा, ये पता चल गया कि बच्चे ने इस वाले गद्यांश को हल किया है। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक पेन से लिखा गया है गद्य हे भगवान डैश डैश बना रही है। इसके बाद इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन देता है बच्चा, ये देता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ लिखने के लिए आपको 2 चीज़ों का पता होना इंपॉर्टेंट है। एक तो पार्ट क्या है, इसको पढ़ने के बाद आपको पार्ट को फाइंड करना है कि कौन सा पार्ट है, और दूसरा आपको ये फाइंड करना है इसके राइटर यानी लेखक कौन है। अगर ये 2 चीज़ें पता हो जाएगी तो आसानी से आप संदर्भ को लिख पाओगे। लेकिन लिखने का क्या तरीका है, जैसे ये संदर्भ पहले नंबर पे आता है तो यहाँ पे लिखा गया है पहला नंबर, इसके बाद हेडिंग डाली गई है संदर्भ ब्लैक पेन से, और इसके नीचे डबल पाई इस तरह से खींचा गया। लिखा कैसे गया, देखो इंपॉर्टेंट ये है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में हिंदी के गद्य खंड में संकलित किस पार्ट से लिया गया है। इसका शीर्षक जो है ममता, इसे ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। ममता
नामक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब देखिए यहाँ पे हिंदी को ब्लैक पेन से, शीर्षक को ब्लैक पेन से और लेखक को ब्लैक पेन से लिखा गया है और इन्वर्टेड कॉमा में कर इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है। और इसका पूरा का पूरा बच्चे को 2 नंबर का था, ये 2 नंबर का है, तो इसको 2 नंबर पूरा का पूरा मिल गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपको 1-2 लाइन का गैप करना है। अब इससे एग्जामिनर को यहाँ पे नंबर देने में आसानी रहेगी। और दूसरी चीज़ें जो है कॉपी जो है साफ सुथरी देखने को मिलेगी। और तीसरा है कि आपको पता चलेगा एग्जामिनर को कि आपने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है। एंड यहाँ पे दूसरा नंबर फिर से दे रखा है इसमें, देखिए ये दे रखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी बच्चा, यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द के नीचे इस तरह की रेखा, इस तरह की लाइन खींची गई है, इसकी व्याख्या में अपने शब्दों में करनी होती। जिसे फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। इसकी व्याख्या लिखने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको दूसरा नंबर डालना है। दूसरा नंबर में क्या दे रखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग डालनी है आपको ब्लैक पेन से, रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके नीचे डबल पाई इस तरह से खींच दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना लिखना है, कोई भी गद्यांश का आंसर लिखो इतना लिखने के बाद ही लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। अब यहाँ पर ममता नामक स्त्री अपने पिता से कहती है, ठीक है, पूरी चीज़ें यहाँ पर व्याख्या लिखा गया है और ये व्याख्या संपूर्ण यहाँ पे लिखी गई है, इसका 2 नंबर मिल गया। ठीक है, इसके बाद इसमें क्वेश्चन देता है तीसरा कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परमपिता इच्छा के विरुद्ध लगा। अब इसका आंसर आपको इसी में से मिल जाएगा। जैसे आप परमपिता खोज लो, विरुद्ध खोज लो, ठीक है, कृत्य खोज लो। तो यहाँ पर देखिए विपद के लिए इतना आयोजन परमपिता इच्छा के विरुद्ध, विरुद्ध मिल गया, परमपिता मिल गया, भीख न मिलेगी क्या, इतना पूरा लाइन ही यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना साहस यहाँ तक आपको लिखना है। क्योंकि यहाँ पे इनके पिता इतना आयोजन कहते हैं, ममता का कहने का मतलब होता है कि पिताजी आप इतना आयोजन कर रहे हो, लोगों से फालतू के पैसे ले रहे हो, अगर भगवान मुझे दुख भोगने के लिए बनाया है या कष्ट दे रहा है तो मुझे कष्ट भोगना ही पड़ेगा। अगर आप उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हो तो ये उनकी इच्छा के विरुद्ध माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखा गया है। और नेक्स्ट पेज पे लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है यहाँ पर। देखिए जब भी आप नेक्स्ट पेज पर कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखिए तो आपको शुरू के एक लाइन छोड़ देना है। एंड यहाँ पे तीसरा नंबर बच्चे ने डाला है और यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, पूरी की पूरी आंसर इस तरह से लिख दी गई है कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी भी सफल नहीं हो सकता, यदि विपत्ति आती है तो दुख भोगना ही पड़ेगा। यहाँ पे 2 नंबर का था तो इस बच्चे को पूरा का पूरा 2 नंबर मिला है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपका आ जाता है 22 नंबर। 22 नंबर दे रखा है कि निम्नांकित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका भी आपको टोटल 6 मार्क्स मिलते हैं। ये बच्चा पहला इसमें दे रखा है यही कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर का। लेकिन देखिए जो पद्यांश का संदर्भ लिखते हैं इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है, और इसी चीज़ को आप मिस कर दोगे तो जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि बच्चे ने अच्छे से नहीं लिखा और इसकी जानकारी का अभाव है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डाला गया है पद्यांश उत्तर, इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 22 डाली गई है ब्लैक पेन से और इसके नीचे डबल पाई इस तरह से खींच दिया गया। अब बच्चे यहाँ पर देखिए यहाँ पर पद डाला गया और हमको कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने किसको हल किया, क्योंकि ये पद्यांश एक ठो इधर आता है एक ठो नेक्स्ट पेज पे है। ठीक है, देखते किसका किया इन्होंने। यहाँ पे पद्य डाला गया है, इसके बाद यहाँ पे अतुलनीय जिनके डैश डैश रण गर्जन, यानी जाहिर सी बात है कि अतुलनीय जिनके डैश डैश रण गर्जन, इस वाले पद्यांश को अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश की गई है। और यहाँ पे पहला नंबर है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर बच्चे के पेपर में शायद अ होगा तो यहाँ पे उन्होंने अ डाला है और यहाँ पे संदर्भ इस तरह से हेडिंग डाली गई है ब्लैक पेन से। देखो लिखने का तरीका इसमें क्या होता है, प्रस्तुत पद्यांश, उसमें हम गद्यांश लिखते थे और इसमें क्या लिखेंगे, पद्यांश लिखते थे, और उसमें यहाँ पर गद्य डाले थे, यहाँ पर पद्य डालेंगे क्योंकि हम पद्य कर रहे हैं। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में हिंदी के गद्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम, अब देखिए यहाँ पे शीर्षक इसका स्वदेश प्रेम से लिया गया है, उसे ब्लैक पेन से लिखा गया है, नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के जो रचयिता हैं
वो कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। अब देखिए इसमें इस पाठ के रचयिता कवि, इसमें कवि हम लिख रहे हैं और गद्यांश में क्या बच्चे ने लिखा था, लेखक। ये थोड़ी सी अंतर होती है और यहाँ पे जो इनके कवि हैं ब्लैक पेन से राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, ऐसे लिखा गया। और ये 2 नंबर का था तो बच्चे को पूरा का पूरा 2 नंबर मिल गया। और एक क्वेश्चन करने के बाद इन्होंने 1, 2 और 3 लाइन का गैप किया है। 2 नंबर देखिए, 3 लाइन का गैप, 2 से 3 लाइन की गैप रहनी चाहिए, देखने में सुंदर लगता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है ये दे रखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। यहाँ पर देखिए ब नंबर डाला गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाली गई है। अब व्याख्या लिखने से भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि, उसमें हम लेखक लिखते थे और इसमें क्या लिखेंगे, कवि। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि, अब इसके बाद पूरी डिटेल्स उसकी व्याख्या आपको इस तरह से लिखना है। और ये 2 नंबर का है तो बच्चे को इस तरह से पूरा का पूरा 2 नंबर मिला है। एंड इसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन इसमें देता है कि उपयुक्त पद्यांश में किसका वर्णन किया गया है। अब इसका आंसर आपको इसी में से मिलेगा कि किसका वर्णन किया गया। देखते बच्चे ने नेक्स्ट पेज, देखिए नेक्स्ट पेज पर करते समय पहला लाइन का छोड़ना है और नंबर डालना है, तीसरा दूसरा जो भी हो। उपयुक्त पद्यांश में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। 2 नंबर का था तो बच्चे को पूरा का पूरा 2 नंबर मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या आता है। नेक्स्ट देखिए 22 वाले का यहाँ पे अथवा दे रखा है, आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखने का 2 नंबर है, हिंदी में अनुवाद करने का 3 नंबर, टोटल यहाँ से 5 नंबर मिलता है। अब इसमें भी संस्कृत का गद्यांश जो होता है वो 2 ठो देता है, कि ये देता है और एक ये देता है। अब शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि आपने किसको अटेम्प्ट किया है। देखिए बच्चे ने लिखा कैसे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है लिखना। ठीक है, आपको क्या आता है ये मैटर नहीं करता, आपने कैसे लिखा ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और शुरू के आपके 2 से 3 पे सुंदर और वही प्रश्न करना है जो आपको अच्छी तरीके से आता हो, ताकि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा तो पूरी कॉपी में आपको एवरेज नंबर देता चला जाएगा। और फर्स्ट 2 से 3 पेज में आपको बिल्कुल भी कट क्रॉस नहीं करना है। अगर कोई चीज़ें गलत भी हो जाती है तो उसे एक बार काटेंगे, बार बार नहीं काटेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। एंड इसके बाद यहाँ पे संस्कृत गद्यांश उत्तर, ये चीज़ें लिखी गई और काफ़ी इम्प्रेसिव तरीका है ये। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है लिखना संस्कृत गद्यांश उत्तर। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 23 डाला गया है। यहाँ पर देखिए यही कहता है, इसमें से 2 ठो है। ठीक है, तो यहाँ पर संकेत बच्चे ने डाला है, नागरिकः बहुकालम डैश डैश 10 रुपयकारी दत्तानी। अब यहाँ पर है नागरिका बहुकालम डैश डैश 10 रुपयकारी दत्तानी। इससे स्पष्ट हो गया कि बच्चे ने इसको अटेम्प्ट किया है। अब यहाँ पर संदर्भ डाला गया है, ये लिखा गया कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में के संस्कृत गद्य खंड में संकलित। देखो यही इसमें इंपॉर्टेंट है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण, उसमें गद्यांश लिखा हमने, फिर पद्यांश में पद्यांश लिखा, लेकिन संस्कृत गद्यांश में क्या लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में के संस्कृत गद्य खंड में संकलित, संस्कृत गद्य खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण शीर्षक को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में नामक पाठ से लिया गया है। इसमें नागरिक के हार का वर्णन किया गया है। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, और ये टीचर को इम्प्रेस करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपने इसमें क्या किया गया उसको जरूर लिखो। ठीक है, जैसे किसी में हार का वर्णन है, किसी में जीवन जीने की कला बताई गई है, किसी में वाराणसी के घाटों का वर्णन है, किसी में भारतीय संस्कृति की विशेषता बताई गई है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको लिखने से टीचर इम्प्रेस होता है। अब ये चीज़ें आपने इतना लिख दिया। ठीक है, इसमें नागरिक के हार का वर्णन किया गया है। 2 नंबर संदर्भ लिखने का था तो 2 नंबर इसको संदर्भ लिखने का मिल गया। अब इसके बाद इसमें 3 नंबर मिलता आपको हिंदी में अनुवाद करने का, 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का। तो बच्चे ने यहाँ पे ब्लैक पेन से डाला हिंदी में अनुवाद। अब यहाँ पे पूरी अनुवाद इस तरह से लिखी गई है और ये 3 नंबर का है, तो बच्चे को पूरा का पूरा यहाँ पे 3 नंबर मिला है। एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है 24 नंबर। ये दे रखा बच्चा कि निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप सभी लोग जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, जल्दी से आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी बच्चे जितने देख रहे हैं सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर 2 चीज़ें देता है, इसमें भी संदर्भ लिखने का 2 नंबर एंड हिंदी में अनुवाद करने का 3 नंबर,
टोटल आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 2 ठो दे रखा है, देखते बच्चे ने किसको अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट पेज तो देखिए यहाँ पर बच्चे ने लिखा है संस्कृत पद्यांश उत्तर, और यहाँ पे डाला गया प्रश्नोत्तर संख्या 24। संकेत लिखा गया है मानम हित्वा डैश डैश सुखी भवेत। ठीक है, इससे ये पता चल गया कि मानम हित्वा डैश डैश सुखी भवेत, यानी इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई है, इसको किया गया है। अब इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाली गई है ब्लैक पेन से, और लिखो, देखो लिखने का तरीका क्या है। जब भी पद्यांश लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक। इसमें संस्कृत श्लोक लिखते हैं क्योंकि इसमें श्लोक ही पूछता है। तो प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में, के पद्य खंड में संकलित जीवन सूत्राणी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में त्याग के विषय में बताया गया है। ऐसे आपको लिखना है। ठीक, इस श्लोक में त्याग के विषय में बताया गया, इसको यहाँ पर लिखा है बच्चे ने, काफी ज्यादा अच्छा तरीका है। ऐसे लिखना है, शीर्षक को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में, और पद्य खंड यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर संस्कृत श्लोक लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आप लिखकर अपने जो है मार्क्स बोनस अंक पा सकते हो आसानी से। इतना हो गया। अब हिंदी में अनुवाद करने के लिए 1, 2, 3 लाइन का बच्चे ने गैप किया है। देखो, एक नंबर देने के लिए आसान हो गया। अब यहाँ पे डाला गया हिंदी में अनुवाद हेडिंग मनुष्य। अब देखो पूरी चीज़ें लिखी गई है, और इसका 3 नंबर बच्चे को पूरा का पूरा मिला है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो 24 के बाद 25 नंबर आता है, और नेक्स्ट यहाँ पे आपका 25वां नंबर आता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए, और इसके लिए 3 नंबर मिलता है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, और अलग अलग जिले में ये अलग अलग चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे देख रखा है, देखते हैं बच्चे ने किसको अटेम्प्ट किया और इसके जिले में क्या आया हुआ है। यहाँ पर देखिए बच्चे ने प्रश्नोत्तर संख्या 25 ज्योति जवाहर खंड काव्य इन्होंने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पे श्री देवी प्रसाद शुक्ल राय इसके लेखक है, तो इनको ब्लैक पेन से इस तरह से लिखा गया है, और इसके नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इस तरह से पूरी चीज़ें लिखी गई इनके बारे में थोड़ी सी। इसके बाद इनको सर्वोपरि लोक नायक बताया गया। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर विश्व शांति के पक्षपोषक इनको बताया गया है, और इनके बारे में लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पे नव राष्ट्र के निर्माता के बारे में यहाँ पे पूरी चीज़ें बताई गई और यहाँ पे लिखा गया है। एंड यहाँ पर है देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी, इनके बारे में कहा गया है और चीज़ों को लिखा गया। 3 नंबर का था, तो पूरा का पूरा इनको 3 नंबर मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 26 का कह देता है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर और रचना का नाम लिखने के लिए 2 नंबर। यहीं से बच्चों का नंबर कटना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जीवन परिचय एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे शिक्षक को नंबर काटने का एक मौका मिल जाता है। लेकिन ऐसे अगर आप लिख कर आओगे ना, तो कोई भी एग्जामिनर आपका आधा नंबर भी नहीं काट सकता। देखिए यहाँ पर लेखक परिचय बच्चे ने लिखा है, इसमें जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल दे रखे। तो यहाँ पर बच्चे ने लेखक परिचय डाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर संख्या 26 डाला गया है, किसका किया गया? जयशंकर प्रसाद का, उनको इस तरह से लिखा गया है। एक बॉक्स बनाई गई है जिसमें इनका संक्षिप्त परिचय पूरी की पूरी लिखी गई है। इसके बाद बॉक्स इंड करने के बाद यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डाली गई है। अब इसमें क्या है देखो, छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था इसके बारे में बताया गया। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जैसे महादेवी वर्मा का लिख रहे हो तो उनको लिखो आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध, सूरदास जी का लिख रहे हो अष्टछाप कवि के नाम से प्रसिद्ध। ठीक है, इस तरह से लिखोगे ना तो मैथिली शरण गुप्त का लिख रहे हो तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म, ऐसे लिखने से टीचर इंप्रेस होता है। और यहाँ पे देखो ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो लिखा गया छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी वाराणसी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। अब इनके पिताजी के नाम को ब्लैक पेन से, इनके माताजी के नाम को ब्लैक पेन से, बॉक्स में लिखी गई लगभग सभी चीज़ों को ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेज पे। नेक्स्ट यहाँ पर इस तरह से लिखी गई है, कुछ इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को ब्लैक पेन से हाईलाइट करते हुए लिखी गई। देखो हाईलाइट करने से होता क्या है ना कि एग्जामिनर बाकी चीज़ों को न पढ़कर सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे उनका फोकस जाता है और आपको नंबर दे देते हैं। इनकी जो मृत्यु है ब्लैक पेन से सन 1937 में हुई थी, इनको लिखी गई। अब यहाँ पे 2 लाइन का गैप करते हुए जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, 3 नंबर आपको इसको मिलता है। ठीक, इसका सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर, 2 नंबर आपको इतना करने पर मिलता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं में नाटक है,
चंद्रगुप्त अजातशत्रु, कहानी, उपन्यास, कंकाल तितली, महाकाव्य, कामयानी। ये 5 नंबर का था, तो बच्चे को पूरा का पूरा 5 नंबर मिला है। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट आपका कवि परिचय लिखने के लिए आता है ख नंबर इसमें कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पे है सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, महादेवी वर्मा का। देखते बच्चे ने किसका लिखा है। यहाँ पर देखिए लिखा गया कवि परिचय। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कवि का किया जा रहा है तो कवि परिचय हेडिंग है। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख लिखा गया है। महादेवी वर्मा हेडिंग डाली गई है कि जिस पे लिख रहे हो आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद संक्षिप्त परिचय बॉक्स बना के लिखी गई है जिनमें इनका नाम, जन्म, जन्मस्थान, पिताजी का नाम, माताजी के नाम, रचनाएं और मृत्यु लिखी गई है। अब इसके बाद बच्चे यहाँ पे क्या है, जीवन परिचय हेडिंग डाली गई है ब्लैक पेन से। और यहाँ पे देखो आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसको लिखना। ठीक है, अब इनके जन्म को ब्लैक पेन से, जन्मस्थान को ब्लैक पेन से, इनके माताजी के नाम को, इनके पिताजी के नाम को, और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जहाँ पे होती है उसको ब्लैक पेन से। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं और देखो यहाँ पे इनके पति का नाम जो था उसको ब्लैक पेन से लिखी गई है। इनकी मृत्यु को ब्लैक पेन से लिखी गई है 2 लाइन का गैप करते हुए। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं इस तरह से लिखी गई है और इस बच्चे को पूरा का पूरा 5 नंबर मिला है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या देता है, 27 नंबर देता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखते बच्चे ने क्या लिखा है, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है प्रश्नोत्तर संख्या 27 डाली गई है, श्लोक लेखन लिखा गया है। यहाँ पर एक श्लोक लिखा गया 4 लाइन का और इसको पूरा का पूरा बच्चे को 2 नंबर मिला है। एंड इसके बाद नेक्स्ट देता 28 नंबर कि अपने शहर की सफाई हेतु नगर निगम को एक प्रार्थना पत्र लिखे और इसका 4 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, या तो अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा में इसे भी कर सकते हो कि सड़क निर्माण तथा जलभराव की समस्या के निवारण हेतु जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। ठीक है, देखते बच्चे ने किसको अटेम्प्ट किया है और क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बच्चे ने पत्र लेखन डाला है, प्रश्नोत्तर संख्या 28 डाला है। इसके बाद यहाँ पर लिखा क्या गया है, सेवा में एक कामा लगाया गया है। किसको लिखा जा रहा है, मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम प्रयागराज को। विषय जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है विषय, और विषय जो होता है सेवा में के जस्ट नीचे होता है और इसे ब्लैक पेन से लिखा जाता है, शहर की सफाई हेतु। ठीक है, अब इसके बाद सेवा में के जस्ट नीचे महोदय डालकर एक कामा आपको लगाना है। अब जहां से कामा इंड होता वहीं से निवेदन है कि इतना लिखना है। ठीक है, पूरी बात लिखने के बाद जब आप उनसे निवेदन रिक्वेस्ट करोगे तो आगे कुछ लाइन छोड़कर अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस अव्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दे। इसके बाद धन्यवाद और दिनांक डाल देना है और यहाँ पे भौदी नाम और कहाँ क्या आपका पता लिख देना है। और जब भी डेट डालेंगे तो 24 फरवरी 2000 जितना भी चला उतना आपको डालना है। ठीक है, ये फरवरी लिखना है, नहीं कि दूसरा महीना लिख दे, तीसरा महीना लिख दे, ये गलत फॉर्मेट होता है और अच्छा फॉर्मेट ये होता है। इस तरह से ये पैटर्न होना चाहिए किसी भी आपको जो है पत्र लेखन के लिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देता है 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में दीजिए और इसके लिए 2 नंबर आपको मिलेंगे। देखते बच्चे ने किसको अटेम्प्ट किया है। यहाँ पर देखिए डाला गया प्रश्नोत्तर संख्या 29। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर देखिएगा पहला क्वेश्चन भारतीय संस्कृति कीदृशी अस्ति। यहाँ पर आंसर लिखा गया कि भारतीय संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। अब इसके बाद यहाँ पर तीसरा डाला गया, देखो यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहला डाल देंगे और दूसरा डालकर भले तीसरा चौथा कर देंगे, लेकिन जो भी करिए यहाँ पर उसका नंबर डाल दीजिए। इससे एग्जामिनर क्या करेगा, तीसरा क्वेश्चन पढ़ेगा। जैसे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है, चंद्रशेखर कह आसित। ठीक है, मैं खुद एग्जामिनर हूँ, 7 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता हूँ, मुझे पता है कि टॉपर कैसे लिखते हैं और क्या होता है बेस्ट तरीका लिखने का। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित। एक और इसको बच्चे को 2 नंबर पूरा का पूरा मिल गया। इसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए और ये 7 नंबर का है। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि, सदाचार, मेरा प्रिय कवि, बेरोजगारी की समस्या समाधान, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। देखते बच्चे ने किसको अटेम्प्ट किया है। यहाँ पे जैसे आप इसको पलटोगे तो यहाँ पे देखिए डाला गया है निबंध लेखन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है निबंध लेखन लिख रहे हो तो ऊपर निबंध लेखन डाल दीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 30 डाला गया है, जनसंख्या वृद्धि पर लिखा गया है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि पहला है जो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है, इसको तैयार कर लेना अच्छे से। ये दे रखा है सबसे पहले रूपरेखा के अंतर्गत बच्चे ने ये बताने का प्रयत्न किया है कि हमने कितने हेडिंग के अंतर्गत इस पूरे निबंध को कवर करने का प्रयत्न किया है। प्रस्तावना है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण है,
जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का उपाय है, और चौथा उपसहार हेडिंग है। ठीक है, इतना हेडिंग के अंतर्गत इसे कवर किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रस्तावना डाला गया है, इसके बारे में बताया गया है क्या चीज़ें हैं, जनसंख्या वृद्धि से लाभ हानि और इसके क्या क्या नियंत्रण के उपाय हैं। प्रस्तावना के बाद देखिए इसके बाद नेक्स्ट पेज पर लिखा गया है इस तरह से। अब यहाँ पर ये एक कोटेशन भी लिखा गया। कोटेशन बीच बीच में या शुरू में आप जरूर लिखिए, ठीक है, इससे टीचर को बहुत ज़्यादा इंप्रेशन मिलता है। अधिक जनसंख्या एक विपत्ति है, विनाश की उत्पत्ति है। और जब भी कोटेशन लिखेंगे तो ब्लैक पेन से और इन दोनों तरफ से जगह छोड़कर बीच में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर नियंत्रण, भारत में जनसंख्या वृद्धि क्या है, क्या कैसे बढ़ रही है, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद है जनसंख्या वृद्धि से हानि क्या क्या है, इसके बारे में बताई गई है। एक कोटेशन यहाँ पे लिखा गया है, और जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय क्या हो सकता है यहाँ पर बताई गई है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर क्या है, पूरी चीज़ों को बताने के बाद लास्ट हेडिंग इसकी उपसहार होती है, तो बच्चे ने उपसहार लिखा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ब्लैक पेन से यहाँ पर हाईलाइट करके लिखा गया है, और ये 7 नंबर का था, तो बच्चे को पूरा का पूरा 7 नंबर मिल गया। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त यार में से शेयर करना। ठीक है, आपको इससे 10 से 15 अंक बोनस मिलेंगे, और ये जो मैंने पेपर दिखाया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।